हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सीरीज। आज हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल एवं भारत के गवर्नर जनरल के ऊपर। ठीक है, और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दोस्तों हम टॉपिक्स पे बात करेंगे, गवर्नर, गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। देखेंगे कि हम कितनी ध्यान से इस सेशन को अटेंड किए हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन में इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रॉबर्ट क्लाइव के करतूतों के बारे में, वैरन हेस्टिंग के करतूतों के बारे में, कॉर्नवालिस, इन्होंने भारत में कौन सी भूमिका निभाई है दोस्तों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान से देखना। चलिए अब आते हैं हम डायरेक्ट सेशन पे। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बन के तैयार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मत रुको, थोड़ी सी एक कहानी सुन लो आप। ठीक है, देखो 1565 के आसपास की बात है। कब की? 1565 के आसपास की बात है। भारत में एक अंग्रेजी राजदूत जिसका नाम था जॉन मिंडेन हॉल। दोस्तों उसका नाम याद रखना, अगर एग्जाम में पूछे कि भारत में पहला अंग्रेज आने वाला व्यक्ति कौन था, तो जॉन मिंडेन हॉल था। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या नाम था, जॉन मिंडेन हॉल। यहाँ पे मिंडेनल लिखा हुआ है तो मिंडेन हॉल ही याद रखना। ठीक है, तो वो आता है और देखता है कि पुर्तगाली भारत में खूब फल फूल रहे हैं। फिर वो रिटर्न जाता है अपने देश, यानी कि इंग्लैंड जाता है। फिर वहाँ पे चल रही होती है पार्टी क्लब में। ठीक है, तो वो जाके बताता है कि एक बात बताओ, तुम लोग कितने मूर्ख हो कि पुर्तगाल ये जाके भारत में अपना पैर पसार रहे हैं। ठीक है, और तुम लोग यहाँ पार्टी कर रहे हो, ये तो गलत बात है। फिर वहाँ पे बताता है, बखान करता है कि भारत में व्यापार से बहुत प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, और आप लोग भी चलो हमारे साथ। तो वहीं पे 4-5 लोग मिल जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो जाता है। अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। अब ये लोग क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बन गई। ठीक है, 1600 ईस्वी में ये लोग क्या करते हैं, आते हैं एलिजाबेथ प्रथम के पास, जो उस समय इंग्लैंड की महारानी थी। ठीक है, तो उनसे क्या करते हैं, चार्टर साइन करवाते हैं। क्या करते हैं, एलिजाबेथ से चार्टर बोले तो एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ प्रश्न बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे एलिजाबेथ प्रथम ने कब चार्टर साइन किया, तो 1600 ईस्वी में। ठीक है, तो साइन क्या करवाते हैं कि देखो मैडम, हम तो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पीछे इंग्लैंड की कोई कंपनी नहीं आएगी ट्रेड करने। तो कहती हैं चलो ठीक है, जाओ करो। तो मान जाती हैं, वो कन्विंस करते हैं। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाती है। ठीक है, भारत में आती कब है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, कहानी जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो अब बात है 1608 ईस्वी के आसपास की। कब की है दोस्तों, 1608 ईस्वी के आसपास की। तो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेंबर, जिसका नाम था विलियम हॉकिंस, ठीक है, वो आता है जहांगीर के दरबार में। ठीक है, उस समय देखो मुगल बादशाह कौन था, भारत में शासन किसकी थी, मुगल की, और उस समय जो शासक था उसका नाम था जहांगीर। तो यहाँ पे दोस्तों यूपीएससी में प्रश्न बन जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उस समय कौन सा मुगल बादशाह शासन कर रहा था। ठीक है, या तो फिर पूछ लेगा किसके कोर्ट में, किसके दरबार में फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहला व्यक्ति था विलियम हॉकिंस। कौन था, विलियम हॉकिंस। और किसका, किसके दरबार में आया था वो आया था दोस्तों जहांगीर के। ठीक है, इतना कहानी आप दिमाग में रखिए। अभी हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी डायरेक्टली हम देखते हैं। इसके पहले अब देखो, हमने जो भी हिस्ट्री देखनी है, हिस्ट्री अलग से देख लेंगे, लेकिन हमें देखना है बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो हम सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट करते हैं। अब ये बैटल ऑफ प्लासी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लो। ठीक है, 1756 के आसपास एक होता है घटना। ठीक है, उसको भी याद करते चलना। सॉरी, यहाँ पे 1556 लिख रहा हूँ मैं। 1756 के आसपास एक घटना घटित होता है। ठीक है, 1756 ईस्वी में पूछ ले कि बंगाल का जो नवाब था कौन था, तो दोस्तों वहाँ पे नवाब था सिराजुद्दौला। कौन था, सिराज उद दौला। ठीक है, याद रखना, सिराजुद्दौला। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में एक पगला राजा जो मुगल बादशाह था फरुखशियर, उसने गोल्डन फरमान जारी कर रखा है, मैग्ना कार्टा जारी कर रखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब फ्रीली ट्रेड कर सकती है। ठीक है, तो
अब ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंचती है बंगाल में, ठीक है। तो बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला, उनको बुरा लगता है कि बिना तुम ड्यूटी पे किए फ्रीली ट्रेड कैसे कर सकते हो, यहाँ पे नवाबी हमारी चल रही है, शासन हमारा चल रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि जो मुगल शासक है, जो भारत पे शासन कर रहा है, उसने हमें भाई दे रखा है मैग्ना कार्टा। सिराजुद्दौला बोलते नहीं, इससे काम तो नहीं चलेगा, एक काम करो आप लोग कुछ ड्यूटी पे करो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मना करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी और भी गलत तरीके से पेश आती है। उसके बाद सिराजुद्दौला का दिमाग होता है खराब, ठीक है। तो सिराजुद्दौला क्या करता है, 1756 में कर देता है अटैक, किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्मी उनके ऊपर। कब, 1756 में। तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, जब सिराजुद्दौला अटैक करता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी भाग के हुगली के पास एक फुल्टा नाम का लोकेशन है, वहां पे छुप जाते हैं, ठीक है। और जो जो पकड़ाते हैं वहां पे सिराजुद्दौला उनको क्या करता है, एक कमरे में बंद कर देता है, ठीक है दोस्तों। और एक कमरे में बहुत सारे लोगों को बंद करके मार देता है, और उस घटना को बोलते हैं ब्लैक होल की घटना, ठीक है। याद रखिएगा कब से संबंध है इसका, 1756 ईस्वी। किस व्यक्ति से संबंधित है, सिराजुद्दौला से, ठीक है। तो ब्लैक होल की घटना आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है। अभी देखिए कहानी आगे बढ़ती है। फिर क्या अंग्रेज चुप रहेंगे, नहीं चुप रहते, ठीक है। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्मी थे, ठीक है, अब वो षड्यंत्र करते हैं, ठीक है, कि बंगाल पे तो हमें कब्जा जमाना ही जमाना है, तो हमें सबसे पहले सिराजुद्दौला को उखाड़ फेंकना होगा, है ना। तो करते क्या है सब, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर नोटिस करते हैं, ठीक है, कि जो सिराजुद्दौला के प्रमुख व्यक्ति हैं, ठीक है, जो जैसे वहां पे मीर बख्शी कौन है, ठीक है, खादिम खां कौन है। जैसे मीर बख्शी जो हेड था, ठीक है, हेड कौन, जैसे मान लो प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो प्रमुख व्यक्ति है सिराजुद्दौला नवाब है, उसके अंतर्गत प्रधान व्यक्ति कौन है या प्रमुख मंत्री कौन है, मीर बख्शी। तो उस समय मीर जाफर था, ठीक है, और खादिम खां जिसको हम कमांडर कहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो प्रमुख सेना थी, यानी प्रमुख व्यक्ति थे, जिसकी वजह से मतलब वो शासन चल रहा था बंगाल का, उनको क्या करती है अंग्रेज कंपनी, लालच देती है कि कल को मैं अटैक करूंगा और मीर जाफर तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे, ठीक है, तो तुम लोग मेरा साथ दो। तो ये रहते हैं लालची लोग। मीर जाफर हाथ मिला लेता है, खादिम खां जो रहता है वो भी हाथ मिला लेता है, और बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है, सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है, और वहीं से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। सिराजुद्दौला की हत्या हो गई, मीर जाफर क्या बन जाता है, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नया नवाब बन जाता है, सॉरी बंगाल का नया नवाब बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल का गवर्नर कौन था। तो जब ये युद्ध हो जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का क्या बना देते हैं, गवर्नर, ठीक है। तो प्रश्न बनता है यहाँ पे बंगाल का गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। टाइम कितना हुआ, ओके, चलिए कोई बात नहीं, बेस बनाने में इतना टाइम जाता है। चलिए तो हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे ओवरव्यू देखिए, जो समयकाल है बंगाल के गवर्नर का, बंगाल के गवर्नर जनरल का, भारत के गवर्नर जनरल का, वायसराय का और गवर्नर जनरल का, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 1757 से लेके 1772 ईस्वी तक जो व्यक्ति शासन करेगा उसका क्या होगा पोस्ट, बंगाल का गवर्नर, ठीक है। उसके बाद 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके बाद जो गवर्नर है बंगाल का उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1833 का एक चार्टर आएगा, ठीक है, और उस चार्टर में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना देंगे। और उसके बाद दोस्तों 1857 के युद्ध के बाद एक और इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 आता है, जिसमें इसी भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना देंगे। और अंततः दोस्तों 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा उसमें हम वायसराय को फिर से गवर्नर जनरल बना देंगे, ठीक है। तो ये सीरीज हमें पढ़नी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न बन जाता है कि द्वैध शासन किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल में स्टार्ट हुआ था। और कब स्टार्ट हुआ दोस्तों, ये जैसे आपने सुना होगा बैटल ऑफ बक्सर, सुना ही होगा, ठीक है, कि बक्सर का युद्ध, ठीक है, किसका युद्ध, बक्सर का युद्ध, या तो बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर कहाँ पे है दोस्तों, बिहार में, ठीक है। तो बक्सर में एक युद्ध होता है कब, 1764 ईस्वी में, ठीक है। कब होता है दोस्तों, 1764 ईस्वी में। अब 1764 के बक्सर युद्ध में जो गवर्नर था बंगाल का वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। युद्ध लड़ते हैं सब, और फिर अगेंस्ट में जैसे पार्टी रहती है मीर कासिम, उसके बाद एक अवध का नवाब, और उसके बाद उस समय वर्तमान मुगल शासक कौन रहता है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो
ये तीनों मिलके अंग्रेज को हरा नहीं पाते, अंग्रेज जीत जाते हैं किसमें, बैटल ऑफ बक्सर में। और वहाँ पे एक क्या होता है, अधिकार मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि बंगाल में अब द्वैत शासन चलेगा। ठीक है, क्या चलेगा, द्वैत शासन, यानी कि शासन के ऊपर जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए बंगाल का तो नवाब होगा, लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी बैठाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वो किसको बैठाते हैं सर, बताइएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा किसको बैठाते हैं बंगाल के नवाब के रूप में। और उसके बाद क्या होता है, एक पोस्ट और बनता है डिप्टी। देखिए एक तो बनता है नवाब जिसको हम गवर्नर बोल रहे हैं, ठीक है, और एक होता है डिप्टी नवाब। ठीक है, डिप्टी नवाब दोस्तों वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मेंबर बैठाती है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती, बंगाल में अपना एक नवाब बैठाती है जिसको हम डिप्टी नवाब बोलते हैं। ठीक है, और देखिए एक तो हो गया नवाब वहाँ का और एक हो गया डिप्टी नवाब। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं दोस्तों, बंगाल का शासन चलाते हैं। ठीक है, तो नवाब के पास कोई शक्ति नहीं होता, लेकिन डिप्टी नवाब के पास पावर होता है, शक्ति होता है। ठीक है, रिवेन्यू कलेक्शन करने का, ठीक है, और उसके बाद देख रेख करने का, राज्य में क्या हो रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, ये डिप्टी नवाब का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक नवाब हो गया, दूसरा डिप्टी नवाब। तो प्रश्न आपसे बन जाता है कि द्वैत शासन का प्रारंभ किसके समय काल में हुआ, तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक डिप्टी नवाब बैठता है। ठीक है, अब नीचे देखिए दोस्तों, इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव समय काल के प्रशासन का, ठीक है, बंगाल का क्या बनाया जाता है, नवाब बन जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है देखिए, इसके बाद कौन बनता है बंगाल का नवाब, ये आप याद कर लीजिएगा, लॉर्ड वेरल्स, है ना, कौन बनता है, लॉर्ड वेरल्स। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि प्रथम, ठीक है, प्रथम अगर कर्नाटिक वार के बारे में पूछे, सॉरी, प्रथम जो आंग्ल मैसूर वार के बारे में पूछे कि किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, तो लॉर्ड वेरल्स के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद दूसरा गवर्नर कौन बनता है बंगाल का, कार्टियर बनता है। और उसके बाद 1772 अंतिम होता है जिसमें वैरन हेस्टिंग को क्या बनाया जाता है, बंगाल का गवर्नर। और उसके बाद बंगाल का गवर्नर होते हुए वैरन हेस्टिंग एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 ईस्वी में दोस्तों, तो वैरन हेस्टिंग बनता है पहला बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है जिसके अंतर्गत वैरन हेस्टिंग को क्या बना देते हैं दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके पहले हमने देखा था रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद लॉर्ड वेल्स, उसके बाद कार्टियर, और ये सब क्या थे, बंगाल के गवर्नर। लेकिन बंगाल के गवर्नर के पद पे रहते हुए 1773 में कहा गया एक रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट में जो वैरन हेस्टिंग है उसको बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, पहले क्या था वो, गवर्नर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पूछ लेगा दोस्तों कि किसके शासनकाल से संबंधित है, तो याद रखिएगा। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से पढ़ें कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को कौन नियंत्रित करेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, संसदीय प्रणाली को यहाँ पे स्थापित किया गया। ठीक है, किस एक्ट के अंतर्गत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। ठीक है, तो ये किसके कंट्रोल में होगा, ये होगा वैरन हेस्टिंग के, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर पूछे कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ, तो दोस्तों याद रखिएगा वैरन हेस्टिंग के। ठीक है, कब हुई, 1774 में। कहाँ पे हुई, कलकत्ता में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर दोस्तों प्रश्न बन जाए कि पहला न्यायाधीश कौन था, तो वो पहला न्यायाधीश एलिजा एम्पे थी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमने वैरन हेस्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, और भी देखते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए 1774 से 85 के बीच में क्या बने हुए हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इनके बारे में देखिए, अगर प्रश्न आपसे बनता है कि किसके समय काल में, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, तो दोस्तों किसके शासनकाल में, वैरन हेस्टिंग के। ठीक है, और किसने स्थापित किया, सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वैरन हेस्टिंग के शासनकाल में हो रही है दोस्तों, लेकिन स्थापना कौन कर रहा है, सर विलियम जोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साथ ही भारत का पहला जो समाचार पत्र है द बंगाल गजट। ठीक है, तो आपने सुना होगा 1785 में, 1784 में। ठीक है, 1784 के आसपास पहला न्यूज़पेपर आता है। ठीक है, और कौन प्रकाशित करते हैं, जेम्स हिकी। तो 1784-85 में आता है जो आपका द बंगाल गजट। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, बताइएगा इसको किस अन्य नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो ये रहता है फर्स्ट न्यूज़पेपर किसके समय काल में आया, वैरन हेस्टिंग के। तो ये भी याद रखिएगा, भारत का है ये। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के ऊपर, ठीक है। तो 1784 में दोस्तों एक एक्ट पास होता है जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये क्या करता है, देखता है कि कंपनी, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था कि कंपनी में करप्शन हो रहा है, उसको ठीक करना है, 1773 में जो प्रावधान थे वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे, ठीक है। अभी भी कंपनी में फ्रॉड हो रहा था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो कमजोरी था उसको दूर करने के लिए, अंग्रेजों के हित की रक्षा करने के लिए 1784 ईस्वी में दोस्तों ब्रिटिश संसद एक क्या करती है, एक्ट पास करती है जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या था, 1773 की जो कमजोरियां थी उसको दूर करना। और इसी एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो प्रश्न आपसे बने कि नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी दोस्तों, तो पिट्स इंडिया एक्ट यानी पिट्स इंडिया अधिनियम, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और ये पिट्स इंडिया एक्ट तो हो गया। अब इसी एक्ट में ना कि ये जो आपका जो वैरन हेस्टिंग है, ठीक है, तो इन्होंने ना बड़ा भ्रष्टाचार फैला रखा था भारत में, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, महाभियोग इनके ऊपर लगता है। और इसके विरुद्ध क्या करते हैं, वैरन हेस्टिंग इज्जत बचा के भारत से भागते हैं और खुद ही क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा और नीचे के स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप हमें बताइएगा, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। चलें अब हम बात करेंगे अगले बंगाल के गवर्नर जनरल के ऊपर, वो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो इनके जीवन काल की घटनाएं देखिए और यहाँ पे देखिए ये कट कीजिए, ये 1773 नहीं है, अब बात हो रही है 1785 के बाद की, ठीक है, 1785 के बाद की, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में चले, सॉरी ये 1786 के बाद की बात है, ठीक है, 1784 85, ठीक है। और ओके, तो ये बात है 1785 से, ठीक है। अब यहाँ पे 1785 से 1793 के बीच में किसका समय काल है अगर पूछे, अच्छा इसके पहले हमने 1785 देख लिया है और 1785 से 86 के बीच में, ठीक है, देखिए 85 तक हमने देख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, 1785 से लेके 86 के बीच में कोई बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं था, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बीच में एक एक्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, कार्यकारी, वो उसका नाम रहता है जॉन सोर। क्या नाम रहता है दोस्तों, जॉन सोर, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1785 और 86 के बीच में एक्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, तो दोस्तों जॉन सोर, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1773 से नहीं 1786 से स्टार्ट होगा, तो इसे करेक्ट कीजिएगा। 1786 से लेके 1793 तक इसका समय काल है। अब इसके जीवन काल में जो जो घटनाएं होती हैं, इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर प्रश्न पूछता है कि सिविल सेवा का जो जनक है वो कौन है, ठीक है, और पुलिस में जो दरोगा का पोस्ट है वो किसके शासनकाल में आया दोस्तों, तो वो जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो ये आप लाइन पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो सिविल सेवा का जनक कौन है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस व्यवस्था में दरोगा का पोस्ट लाने वाला कौन सा व्यक्ति है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो अस्थाई बंदोबस्त पूछा जाए अगर आपसे कि बंगाल में सर्वप्रथम अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में आया दोस्तों, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में मोटा मोटी यहाँ पे जो कुछ भी है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखिए 1793 के आसपास में बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में भूमि कर योजना लागू हुई, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को देना था और 10% भाग खुद के पास रखना था, ठीक है। और इसको आप क्या बोल सकते हैं बताइए, इसको अस्थाई बंदोबस्त कहेंगे, परमानेंट सेटलमेंट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और ये समय काल अब फिक्स कर दिया गया था, ठीक है। पहले इजारेदारी व्यवस्था थी, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए इजारेदारी व्यवस्था दोस्तों, तो इसके पहले हमने जिसको देखा था वैरन हेस्टिंग को, तो वैरन हेस्टिंग के शासनकाल में दोस्तों क्या था, इजारेदारी। और इसको क्या बोलेंगे, अस्थाई बंदोबस्त या तो जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसको अस्थाई बंदोबस्त बोलें, परमानेंट सेटलमेंट बोलें, या पर सामंतवादी व्यवस्था बोलें, या जमींदारी व्यवस्था बोलें, ये सब दोस्तों स्टार्ट होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त को कई रूपों में जानते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने इन तीनों के ऊपर तो बात कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत अगर पूछा जाए तो लॉर्ड डलहौजी ने कराई थी भारत में, ठीक है।
तो लॉर्ड डलहौजी सर्वप्रथम यूपीएससी का गठन करवाते हैं भारत में, तो आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में अगर प्रश्न बने तो वो कौन होगा दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी हम टेस्ट लगाएंगे, डोंट वरी, है ना। अब देखिए सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो फीडबैक में क्या करेंगे आप? कमेंट करेंगे, कुछ तो बताएंगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर बात कीजिए, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर तो हम कर ही रहे थे, इसको हटा दीजिए। उन्हीं के जीवन से रिलेटेड एक घटना है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। तो अगर प्रश्न बनता है दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कब हुई थी, बताइए। 1700 बताइए 92 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद आपसे एक प्रश्न और बनता है कि जो टीपू सुल्तान था उसने अपना 3 करोड़ रुपए के खजाने में अपने बच्चों को किसके पास किसके शासनकाल में गिरवी रखा था, तो ये होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का। क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या बोला अंग्रेजों ने कि 3 करोड़ रुपए आप कंपनसेट करोगे, ठीक है। और बेचारे के पास टीपू के पास केवल 1.5 करोड़ रुपए ही हो पाए, इसलिए उसने अपने बच्चों को भी गिरवी रख दिया था। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके शासनकाल में हुई दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के, ठीक है। किस युद्ध के बाद? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, ठीक है। तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध के बाद, ठीक है। चलिए हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब यहाँ पे देख लीजिएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके बीच हो रही है। अब हम बात करेंगे सर शोर के बारे में, छोटू सा बात है ना। 1793 से 1798 के बीच में इसका सर शोर का समय काल है। खारदा का युद्ध पूछे कि किसके समय काल में हुआ दोस्तों, तो ये हुआ सर शोर के समय काल में, ठीक है। देखिए इसने 1785 से 86 के बीच में एज ए काम किया था, क्या? एक्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। अभी ये क्या है? बंगाल का गवर्नर जनरल। 1793 से 1798 के बीच में, तो ये पता होना चाहिए खारदा का युद्ध मराठा और निजाम के मध्य हुआ था, ठीक है। अगर पूछे प्रश्न कि परमानेंट सेटलमेंट में सहायक व्यक्ति कौन था, तो अभी हमने दोस्तों कॉर्नवालिस के उसमें देखा था परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त, ढांचा। और इस पे जो टीका टिप्पणी करने वाला या तो सहायक व्यक्ति कौन था? सर जॉन शोर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हमने मोटा मोटी देखिए जिसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड हम ज़्यादा कुछ देखेंगे, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली से रिलेट करके। 1798 से 1805 ईस्वी तक इसका समय काल है, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है दोस्तों कि सहायक संधि प्रणाली किसके शासनकाल में आई, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए लॉर्ड वेलेस्ली की। बसीन की जो संधि है वो किसके समय काल में हुआ दोस्तों? 1802 के आसपास। किसके समय काल में हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली के, ठीक है। उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो अंतिम मैसूर युद्ध था, ठीक है, अंग्रेजों और मैसूर के बीच में, वो चौथा युद्ध किसके समयकाल में लड़ा गया दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली के। और प्रेस पे सर्वप्रथम प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। तो प्रेस यानी जो न्यूज़पेपर आता है उस पे, ठीक है, प्रतिबंध लगाया था किसने? सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली ने। और इसने प्रेसों की जांच के लिए एक एक्ट पास किया था जिसको हम बोलते हैं सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेंसर, ठीक है, यानी कि जांच पड़ताल। सेंसर मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल, ठीक है। सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799, तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे थोड़ा सा और सहायक संधि के बारे में देख लीजिए। इसमें भारत में फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के लिए सहायक संधि प्रणाली लेके आया था कौन? वेलेस्ली, ठीक है। और इस प्रणाली का उद्देश्य क्या था? भारत में जो ब्रिटिश राज्य है उसका विस्तार हो, और फिर क्या हो, जैसे मान लो कोई स्टेट जब सहायक संधि पे हस्ताक्षर करता है, ठीक है, तो वो है, इसमें देखो बात क्या है कि जो जैसे मान लो आप किसी रियासत के राजा हो और मैं ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर मैं वेलेस्ली हूँ तो आपसे बोलूंगा सहायक संधि पे साइन कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे ना जो आने वाली शक्ति है फ्रांस से, नेपोलियन, उसका खतरा महसूस हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि आप ये ट्रीटी साइन करो, सहायक संधि जो है सब्सिडी अलायंस बोलते हैं इंग्लिश में, इस पे आप साइन करो, ठीक है। तो आपने कहा ऐसा क्यों? तो मैंने बताया, आपको लालच दिया कि भाई देखो आपके पास जो सेना है ना वो धोती कुर्ता पहन के लड़ने वाली, लाठी से लड़ने वाली सेना है, ठीक है। और हमारी सेना जो है वो बहुत मजबूत है, बंदूक लेके चलती है, डिसिप्लिन में रहती है, ठीक है। तो कुछ रियासतों को लगा हाँ भाई ये तो सही बात है। तो अंग्रेजों ने कहा चलो अब यहाँ तक तो समझ में आ रहा है,
तो अंग्रेजों ने फिर कहा कि ये काम करो, तुम अपनी आर्मी हटाओ, ये धोती कुर्ता पहन के लड़ते हैं, सब गिर जाते हैं और कोई मार देता है इनको, ठीक है, तुम अपनी सेना खत्म करो, हम अपनी सेना देंगे, तुम उनका बस खर्च उठा लेना, ठीक है। तो रियासत ने कहा चलो ठीक है भाई, अब कर ही क्या सकते हैं, है ना, अंग्रेजों का दबदबा तो था ही। तो सहायक संधि में ऐसा मैटर था कि अगर आपने साइन किया तो आप अपनी पहली बात तो सेना नहीं रखेंगे, कौन सेना रहेगी, ब्रिटिश की सेना होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात कि आप बिना अंग्रेजों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को इत्तला किए, यानी कि उनको बिना बताए आप किसी अन्य राज्य के साथ, किसी अन्य देश के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें थी सहायक संधि में। अब देखिए बसीन की संधि, बसीन की संधि भी इसी के समय काल में हुई, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, सॉरी लॉर्ड वेलेस्ली के, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और बसीन की संधि किसके किसके बीच हुई थी ये भी याद रखिएगा, अंग्रेजों और मराठा के बीच, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा आंग्ल मैसूर वार, ठीक है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था जिसमें टीपू की हत्या हो जाती है, सॉरी क्योंकि टीपू साफ साफ मना कर देता है, भाई हम ना साइन करेंगे, ठीक है, हम शेर की तरह जिंदा रहेंगे, तो अंग्रेजों ने ठोक दिया, बस टीपू चले गए, खत्म हो गए। तो चौथे आंग्ल मैसूर वार में टीपू की हत्या हो जाती है, बंदूक की गोली लग जाती है और टीपू मर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। प्रेस पे प्रतिबंध भी हमने दोस्तों देख लिया। अब यहाँ पे देखिए जो प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, उस समय कौन था, तो प्रथम वाले के बारे में तो हमने बात किया था। प्रथम जब आंग्ल मैसूर या प्रथम मैसूर युद्ध हुआ तो उस समय कौन था प्रथम, बताइए। उस समय जो द्वितीय बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड वेल्स था, ठीक है। और उसके बाद जब द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ तो उस समय वैरन हेस्टिंग आ गया था, ठीक है। और तृतीय मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था, अभी हमने देखा था लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। और चतुर्थ मैसूर युद्ध के बाद ये खुद वेलेस्ली है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ना ध्यान से पढ़ना है क्योंकि अभी हम टेस्ट लगाने वाले हैं, है ना। चलें अब हम बात करेंगे, मोटा मोटी देख लिए हमने किनके बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज बारलो, इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। सर जॉर्ज बारलो मद्रास में, सॉरी तमिलनाडु का जो मद्रास है अभी हाल फिलहाल में, वहाँ पे एक वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1806, और अगर 1807 भी देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, 1806 से 1807, ठीक है। तो वेल्लोर म्यूटिनी के समय काल में कौन था, सर जॉर्ज बारलो था, कौन, बंगाल का गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा सर जॉर्ज बारलो के बारे में। और उस समय जो तमिलनाडु में मद्रास का गवर्नर था, देखो ये तो क्या बन गया सर जॉर्ज बारलो, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। अगर प्रश्न पूछे कि 1807 में बंगाल का, सॉरी मद्रास का जो गवर्नर था वो कौन था, तो दोस्तों वो कौन था, बेंटिक, ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा मिंटो के बारे में, अगर पूछे प्रश्न कि मिंटो का समय काल, तो 1807 से 1813, ठीक है। और अंततः जो मोनोपोली खत्म हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, कंप्लीटली नहीं, पूर्ण रूप से तो 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त होएगी, लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि जो ब्रिटिश कंपनी का जो मोनोपोली था वो कब समाप्त हुआ, तो 1813 के चार्टर एक्ट में। और जो अमृतसर की संधि है वो किसके द्वारा साइन हुई, ठीक है, तो वो लॉर्ड मिंटो के द्वारा, ठीक है। तो अब देखेंगे दोस्तों हम लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में, क्योंकि हमें कुछ बड़ी चीजें पढ़नी है ना। तो लॉर्ड हेस्टिंग का समय काल देखिए 1813 से 1823 ईस्वी, ठीक है। तो ये भी आप नोट बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा ध्यान से, या तो सेशन को रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। तो इनके समय काल की बात करें तो उस समय मद्रास का जो तत्कालिक गवर्नर था वो थॉमस मुनरो था, कौन था, थॉमस मुनरो, ठीक है। यहाँ पे थॉमस मुनरो लिखा हुआ है, थॉमस मुनरो, ठीक है। तो मुनरो ने 1820 में क्या किया, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है वो थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले कहाँ पे हुआ, मद्रास में, ठीक है। किसके द्वारा, इसका जनक कौन कहा जाएगा, थॉमस मुनरो, ठीक है। तो याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो व्यवस्था है किसने करी, मुनरो ने, ठीक है। अब ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था आप उसे समझिए। पहले क्या था, जमींदारी व्यवस्था था, आपको पता है जमींदार लोग होते थे और पैसे इकट्ठा करते थे, किससे, जो टेनेंट्स थे यानी कि जो मजदूर थे उनसे पैसा वसूलते थे, और जितना इकट्ठा होता था उसका 90% हिस्सा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे और 10% अपने पास रखते थे। ये कहानी हमने देखी थी। अब यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि ये तो ठीक नहीं है, कुछ तो गमपत कर रहे हैं जमींदार, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में डिसाइड किया, यानी थॉमस मुनरो ने एक प्लान बनाया कि अब हम ना जो टैक्स है वो डायरेक्टली किसानों से लेंगे, ठीक है। यानी कि उनको क्या बोलते थे, रैयत बोलते थे, जो खेतों में काम करते थे उनको रैयत बोलते थे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो टैक्स है रैयत से लेंगे, तो इसी व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद इस मतलब परंपरा को, इस व्यवस्था को
बम्बई के गवर्नर ने भी अपने व्यवस्था में लागू किया, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है? थॉमस मुनरो से है, और 1820 में मद्रास में ये लाई गई थी। किसके समय काल में? तो लॉर्ड हेस्टिंग उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो इतनी बातें आप दिमाग में बैठा के रखिए, ठीक है। अब देखिए रैयतवाड़ी यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के 12 महल में शुरू हुई थी। अब क्या है वो मैंने समझा दिया, ठीक है। चलें अब बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर आपसे प्रश्न बने कि बंगाल का लास्ट यानी अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि 1828 तक तो वो बंगाल का गवर्नर जनरल ही है, ठीक है। लेकिन 1833 में एक आएगा क्या दोस्तों? चार्टर एक्ट। 1833 में क्या आया? एक चार्टर एक्ट, और उसी एक्ट के अंतर्गत जो पोस्ट है बंगाल के गवर्नर जनरल का, तो वो बना दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रश्न बनता है, भारत का पहला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। समय काल क्या है? 1828 से 1835 ईस्वी, ठीक है। और इसने बहुत सारे अच्छे काम किए थे राजा राम मोहन राय के साथ मिलके, वो भी हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। पानी वानी पी लीजिए, है ना क्योंकि मैं तो ऐसे मशीन की तरह बोल रहा हूँ, आप लोग पानी वानी पीते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। तो देखिए इसी तरह विलियम बेंटिक भारत का क्या बना? पहला गवर्नर जनरल, ठीक है दोस्तों। अब इसने क्या क्या काम किया? राजा राम मोहन राय के साथ मिलके सती प्रथा पे बैन लगवाया, ठीक है। यानी कि जो सती प्रथा थी, जैसे किसी का पति अगर मर गया किसी युद्ध वगैरह में, तो उसके सैया पे अंतिम समय में यानी जब जलाया जाता था, तो उसके स्त्री को भी बैठा के जलाया जाता था, ठीक है। और इस प्रथा को बोलते थे सती प्रथा, ठीक है। तो इस पे बैन लगाया किसके साथ मिलके? राजा राम मोहन राय के साथ मिलके, ठीक है। उसके बाद एक स्लीमैन करके कर्नल थे, ठीक है। तो उनके समय काल में क्या हुआ दोस्तों? ठगी प्रथा पर बैन लगा दिया गया, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काल में ही ठगी प्रथा पर बैन लगाई गई, और इससे संबंधित एक अन्य व्यक्ति कौन है? कर्नल स्लीमैन, ठीक है। क्या नाम था? कर्नल स्लीमैन। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप याद रखेंगे। अब चलिए आगे की बात करते हैं इसमें। देखिए 1835 में इन्होंने कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि 1835 किसका समय काल है? लॉर्ड विलियम बेंटिक का, ठीक है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजी को भारत के उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया, तो दोस्तों किसने बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इन्होंने किससे बात करी थी? बताओ बताओ। कोई मैकाले करके एक व्यक्ति था, याद आ रहा है, ठीक है। तो मैकाले की अध्यक्षता में इन्होंने एक कमेटी का गठन किया, और इन्होंने अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का एक क्या बताया? माध्यम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने नहरें, सड़कें, बहुत सारी चीज़ें खुदवाई, ठीक है, और बहुत सारा सुधार किया, तो आपको इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे चार्ल्स मेटकाफ के ऊपर, ठीक है। अब ये हैं आपके कौन है? 1835 के बाद से किसका पोस्ट आ गया है? द्वितीय भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। तो चार्ल्स मेटकाफ के बारे में एक महत्वपूर्ण बात सिर्फ यही याद रखना है कि अब यहाँ पे क्या याद रखना है कि प्रेस के मुक्तिदाता कौन है? भारत में प्रेस के मुक्तिदाता कौन है? तो मेटकाफ के शासनकाल में क्या हुआ दोस्तों? प्रेस पे जो बैन लगा हुआ था, ठीक है, इन्होंने पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया था, इसलिए प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, ठीक है। तो 1835 से 36 इनका समय काल है। इनको एक्टिंग भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ये भी याद रखना। कब से? 1835 से 1836 के बीच में। अब देखिए दोस्तों यहाँ लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं 1836 से 42। एलन बरो का शासनकाल है 1842 से 44। जो दास प्रथा का अंत इनसे संबंधित है, ठीक है। ऑकलैंड के बारे में कुछ विशेष बातें नहीं है, इसलिए अभी तो मत रिवाइज करो, है ना। यहाँ पे देखिए एलन बरो के समय काल में दास प्रथा का अंत हुआ, ये भी याद रखना आप, ठीक है। और हार्डिंग के समय काल में फर्स्ट एंग्लो सिख वार स्टार्ट होता है, ये बात याद रखना। और इनका समय काल याद रखना 1844 से 1848 ईस्वी, ठीक है। तो इनको हम एमसीक्यू के माध्यम से अभी कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। एलन बरो के बारे में सिर्फ इतना याद रखो, दास प्रथा का अंत, ठीक है। वैसे मैंने ऑकलैंड के बारे में क्लास में पढ़ा रखी है, उम्मीद है कि आपको याद होगा, ठीक है, कि जो प्रथम अफगान वार होता है किसके समय काल में होता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता है कि अंतिम अफगान वार किसके समय काल में होता है? एलन बरो के। तो ये सारी चीज़ें ना पढ़ा रखी है, और इसलिए मैंने इसको ज़्यादा फोकस नहीं किया। अब आते हैं दोस्तों डलहौजी के ऊपर,
ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी तक में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 1848 से 1856 ईस्वी तक इसका शासन काल था। ठीक है, अब इसने अपने जीवन काल में, कार्यकाल में भारत में क्या झंडे गाड़े, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सीधे मेंस का यूपीएससी में पूछा गया मेंस में प्रश्न है। ठीक है, कि लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में क्यों कहा जाता है, क्यों जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न बने कि भारत में, भारत, आधुनिक भारत का निर्माता या जन्मदाता किसको कहते हैं, तो डलहौजी। ठीक है, अब इसने कुछ तो किया होगा, तो आपको दिख रहा है रेल दिख रही है, यहाँ पे संचार सेवा दिख रहा है, यहाँ पे डाक टिकटें दिख रही हैं, है ना। तो ये सारी चीजें किसकी देन है, डलहौजी की। ठीक है, तो अगर प्रश्न बने कि भारत में पहली बार जो रेल सेवा है वो किसके समय काल में चली, तो डलहौजी की। कब चली थी दोस्तों, 1853 ईस्वी में, याद ही होगा, है ना। कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों, बॉम्बे से लेके, बताइए, बॉम्बे से स्टार्ट होके ठाणे तक, बॉम्बे से ठाणे, महाराष्ट्र में ही। ठीक है, तो ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछे तो पता होनी चाहिए। और कब स्टार्ट हुई, 1853 में। अब दूसरा देखिए, संचार प्रणाली का विकास भी किसके समय काल में हुआ दोस्तों, डलहौजी। अगर नहीं होता तो आज जो आप हेलो हाय करते हो ना, वो नहीं हो पाता, है ना। तो संचार प्रणाली का विकास का श्रेय किसको जाता है, डलहौजी को। ठीक है, तो यहाँ पे पहली जो संचार सेवा है दोस्तों, वो कहाँ पे चली, तो आगरा और कोलकाता के बीच शुरू हुई थी, ये चीज याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए डाकघर अधिनियम 1954 किसके शासनकाल में आया, तो दोस्तों ये रहेगा डलहौजी का शासनकाल। ठीक है, तो डाकघर अधिनियम किसके शासनकाल में आ रहा है, 1954 में। यहाँ पे ये 1954 गलत डेट है दोस्तों, ये 1854 होगा। ठीक है, 1954 कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना, तो याद रखना। तो किसके शासनकाल में आ रहा है, डलहौजी की। ठीक है, और डलहौजी ने क्या किया, फर्स्ट टाइम डाक टिकटों का इसके माध्यम से सामने लाया। डाक टिकट जो आप लोग लगाते हो ना, जब कोई लेटर भेजते हो किसी को, तो उसमें टिकटें लगती है ना, तो प्रचलन डाक टिकटों का किसके समय काल से शुरू हुआ, प्रश्न बने तो डलहौजी के। ठीक है दोस्तों, डलहौजी के बारे में कुछ और बातें, जैसे यूपीएससी की स्थापना। ठीक है, भारत में यूपीएससी की स्थापना और भारत में यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कराया जाना, ये किसके समय काल में संभव हो पाया दोस्तों, तो ये संभव हो पाया डलहौजी के समय काल में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देख लीजिए। यहाँ पे सर्वप्रथम पूछे अगर प्रथम सिविल सेवक कौन बनते हैं, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब बनते हैं, 1863 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये किससे रिलेट करके है, डलहौजी से रिलेट करके। यहाँ पे देखिए, सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा की जाती थी, पर सिविल सेवा के अधीन पदों पे नियुक्ति अब किसके द्वारा होगी, प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा। यूपीएससी का गठन नहीं है दोस्तों, ये गलत चीज़ होगा। यूपीएससी का गठन अभी नहीं होगा, उसको हम देखेंगे आगे चल के। यहाँ पे सिर्फ ये है जो आईएएस बनते हैं, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम वर्तमान में देते हैं, तो उस समय भारत में 1853 से भारतीय लोगों को भी सिविल सेवा की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो इस पीडीएफ में थोड़ा सा एरर है, तो उसको आप करेक्ट करना। ठीक है, अगर पूछे प्रश्न की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत या हड़प की नीति किसने स्टार्ट करी थी दोस्तों, तो याद रखना ये होगा डलहौजी। ठीक है, तो पहला आईएएस सत्येंद्रनाथ टैगोर कब बने थे, 1863 में, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, तो इसमें क्या होता था दोस्तों, जैसे मान लो आप किसी रियासत के राजा हो, ठीक है, अगर आपका कोई खून से रिलेटेड अपना स्वयं का वंशज नहीं है, तो आप उत्तराधिकारी नहीं ले सकते थे। ठीक है, अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता ले रहे हो, तो उस रियासतों को क्या करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, हड़प लेते थे। ठीक है, कि अब तुम शासन नहीं करोगे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी। ठीक है, अब डलहौजी के बारे में यहाँ पे कुछ बातें हैं। जैसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति सर्वप्रथम किस डिस्ट्रिक्ट में या किस स्थान पे स्टार्ट हुई, तो दोस्तों वो होगा सतारा। ठीक है, सतारा कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में, तो याद रखना। उसके बाद आगे चलकर देखो, ये बात है 1848 की। ठीक है, 1848 में सर्वप्रथम सतारा इसका शिकार होता है। ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। उसके बाद आगे चल के जयपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, उसके बाद चल के झांसी के भी आगे नागपुर, ये सभी किसके शिकार होते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के। ठीक है, यानी व्यवगत के सिद्धांत के। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, जिन राज्यों में, ठीक है, जिन रियासतों में और वो ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता अगर ले रही हैं, तो उनको हड़प लिया जाता था कि अब तुम शासन के लायक नहीं हो, अब तुम अपना राज्य हमें दे दो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने बहुत सारे देख लिए टॉपिक्स। अब आएंगे हम
किस पे देखिए हमारा टोटल सीरीज हमें लग रहा है कि 50 मिनट का होगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमने डलहौजी के बारे में, अन्य सभी के बारे में बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लिया है ना। तो उम्मीद है कि आप थके नहीं होंगे। अब चलिए क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप कर पाते हैं कि नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए अस्थाई प्रणाली, ठीक है, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट या तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो बताइए। ऑप्शन है देखिए, ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड कानवाली, सी है लॉर्ड डलहौजी, डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अभी पढ़ा हमने लॉर्ड कानवालिस के समय काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। और इसके पहले अगर पूछ ले कि इजारेदारी, तो वैरन हेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला था? बताइए। एसएससी 2013-15 में पूछा हुआ प्रश्न है। ए है मेकार्टनी, और बी है एलिफ क्या है एल्फी स्टोन, और सी है थॉमस मुनरो, डी है जॉन लॉरेंस। तो दोस्तों इसमें हमने थॉमस मुनरो के ऊपर बात की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो, जिससे संबंधित है रैयतवाड़ी प्रणाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, बताइए कौन था? ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी वैरन हेस्टिंग, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी है लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? वैरन हेस्टिंग को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलें क्वेश्चन नंबर 4 देखें। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था? ठीक है, तो किस भारतीय राज्य पे राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था? अभी हमने देखा था राज्यों को, अब इसमें बताइए किस पे नहीं किया गया था। तो ए है सतारा, बी है उदयपुर, सी है झांसी, डी है पंजाब। तो दोस्तों देखिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पंजाब को द्वितीय सिख युद्ध के बाद जीता गया था, ठीक है, जिसमें दलीप सिंह ने क्या किया था? सिग्नेचर किया था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें सतारा को भी 1848 में बनाया गया था, ठीक है, और उदयपुर झांसी को 1856 के आसपास ले जाके क्या किया गया था? हड़प नीति का शिकार बनाया गया था। तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अंतर्गत पहला वायसराय। तो देखिए ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ए है लॉर्ड एल्गिन, बी है लॉर्ड मेयो, सी है लॉर्ड वैरन हेस्टिंग, डी है लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? बताइए। एक खुली प्रतियोगिता, ए है विलियम बेंटिक, बी है डलहौजी, सी है मेयो, डी है रिपन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डलहौजी के द्वारा एक खुली प्रतियोगिता 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसके अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें ध्यान से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहें आपका कितना करेक्ट हो रहा है। इसमें देखिए भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा है ना। ऑप्शन देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपने जरूर मूवी देखा होगा, शादी में जरूर आना, है ना। उसमें भी जो आईएएस बनता है उसका नाम सत्येंद्र रहता है, और फर्स्ट इंडियन आईएएस कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, किसके ऊपर? बताइए। ए है वैरन हेस्टिंग, बी है कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड वेलेस्ली, डी है विलियम बेंटिक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन होगा? वैरन हेस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो दोस्तों ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है रॉबर्ट क्लाइव, डी है पिट। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है? निम्न से भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए अगर पूछे प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यवगत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने आरंभ किया था? पूछा हुआ प्रश्न है ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहला पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे रिलेट करके है? लॉर्ड डलहौजी के, ठीक है। तो हड़प की नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो बताइए। ए है कलकत्ता, बी है मद्रास, सी है बॉम्बे, डी है गोवा। तो राइट बात है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे से कहाँ तक का चली थी? ठाणे तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको स्थापित किया गया? ठीक है, तो निदेशक अदालत, नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड, स्थायी परिषद। तो दोस्तों अभी हमने देखा था नियंत्रण बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। चले पानी वानी पीते रहिए ना। अभी हम देखेंगे लगभग 20 क्वेश्चन, है ना, इसी से रिलेट करके। उम्मीद है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए। हमने देखा था, है ना, शुरू में ही देखा था। ए है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, बी है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, सी है चार्टर एक्ट 1793 और डी है 1813 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में क्या किया गया था? 1774 में, बताइए, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर था? बताइए। ए है कॉर्नवालिस, बी है बैरन हेस्टिंग, सी है रॉबर्ट क्लाइव, डी है लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो कौन पहला, यहाँ पे पूछ रहा है पहला कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैरन हेस्टिंग, ठीक है। बैरन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर था, ठीक है। बंगाल का पहला, यहाँ पे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा है दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर पूछ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत भारत में पहले उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ की गई थी? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बता दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलकत्ता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस बंगाल गवर्नर के जनरल के अंतर्गत की गई थी? बताइए। ए है लॉर्ड वेलेस्ली, बी है सार्जन सोर, उसके बाद सर जॉन बार्लो और सी है लॉर्ड मिंटो, डी है वेरन हेस्टिंग, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाई, यानी कि वेरन हेस्टिंग, ठीक है। वेरन हेस्टिंग के शासनकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, बताइए। लॉर्ड वेलेस्ली है, सर जॉन वार्लो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है या वेरन हेस्टिंग है? तो हमने क्या देखा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, खादा का युद्ध निम्न में से किसके समय काल में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताई कि उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। तो ए है लॉर्ड मिंटो, बी है वेरन हेस्टिंग, सी है सर जॉन सूर, डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर जॉन सूर, ठीक है। तो खरदा का युद्ध किसके समय काल में हुआ था? तो सर जॉन सूर के समय काल में। अब आपसे फिर से रिपीट कर रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का पहल सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ रैयतवाड़ी व्यवस्था? ठीक है, अभी हमने देखा था। तो इसमें देखिए, ए है कलकत्ता, बी है दिल्ली, सी है बम्बई, डी है मद्रास। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमने देखा मद्रास है, और 1807 के आसपास कौन था मद्रास का गवर्नर? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से किस भारत के गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? तो वो थे कौन? वैरन हेस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अंग्रेजी को भारत में उचित शिक्षा माध्यम बनाने के लिए किसका सिग्नेचर होना था? ठीक है, बताइए जल्दी से। उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए किसके समय काल में यह परिवर्तन किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के, भाई मैंने अभी बताया, मैकाले के शासनकाल में मैकाले के अधीन एक अध्यक्षता, एक कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता मैकाले कर रहे थे, और अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस भारत के गवर्नर जनरल को प्रेस की स्वतंत्रता दिलाई थी? तो दोस्तों इसमें देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने मेटकाफ को देखा था, ठीक है। तो मेटकाफ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चले क्वेश्चन नंबर 23 देखें, टीपू सुल्तान चौथे थे, ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया। ये युद्ध किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय काल में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय काल में, ठीक है। तो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह के समय में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में थे? तो राइट बात है इसमें, बताइए, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के अंतिम क्या थे, बताइए भारत के अंतिम क्या थे और भारत के क्या थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हड़प की नीति से संबंधित है। ब्रिटिश राज में विलय होना पहला राज्य कौन सा था। यहाँ पे पूछ रहा है डॉक्टर आप लैब्स के अंतर्गत विलीन होने वाला पहला राज्य है। तो दोस्तों ए है उदयपुर, बी है सितारा और डी है झांसी और सी है झांसी और डी है नागपुर। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों, बताइए, पहला है सतारा। ठीक है, निम्न में से किस भारत के गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे संचार की प्रणाली हुई। तो दोस्तों किसके शासनकाल में, जिसको हम फादर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, बताइए, रेलवे और संचार की प्रणाली, मॉडर्न मेकर ऑफ इंडिया बोलते हैं, फादर ऑफ इंडिया नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल के शासनकाल में यानी कि डलहौजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई सहायता संधि को निम्न में से किस स्थान के शासक ने सबसे पहले स्वीकार किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए, सहायक संधि जाहिर सी बात है भैया, किसके शासनकाल में और कहाँ पे, मद्रास से पढ़ाई थी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए और लास्ट क्वेश्चन है ये दोनों। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के और किसके बीच हुई थी। तो जाहिर सी बात है किसके बीच हुई थी। देखिए ये मैंने चीज़ें पढ़ा रखी हैं, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है कॉर्नवालिस के बीच में, यानी कि बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 और लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किससे आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए आज हमने टॉपिक भी कर लिया, क्वेश्चन भी लगा लिए, उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो टाइम हमने लगाया लेकिन अच्छा सीखा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ।